हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड परीक्षावाणी क्लास पार्ट 22 के बारे में, जिसमें दोस्तों हमारा उत्तराखंड परीक्षावाणी का 5वां लेसन चल रहा था। उत्तराखंड नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड, ये लेसन हमारा चल रहा है, जिसमें हम 2 पार्ट्स प्रोवाइड आपको कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 25 तक दोस्तों हमने इससे पहले वाली वीडियोज़ में पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हुई हैं तो वो वीडियोज़ आप जरूर देख लीजिएगा। आपके उत्तराखंड के आगामी एग्जाम्स जो कि होने हैं, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, कनिष्ठ सहायक, क्लर्क, जितने भी एग्जाम्स आपके होने हैं सभी के लिए ये वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी भी प्रकार के ऑनलाइन कोर्स, भले ही वो उत्तराखंड का हो या हिंदी का हो, फुल लेंथ हो, या फिर टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, फुल लेंथ प्रैक्टिस सीरीज या फिर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, जो कि मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था। और दोस्तों, जो होमवर्क में आपको क्वेश्चन देता हूँ यार, आप उसके आंसर्स दिया करो। बहुत कम लोग उन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, ठीक है। तो 26वां हमारा प्रश्न है आज का पहला प्रश्न है कि नाचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? टिहरी गढ़वाल, नैनीताल, रुद्रप्रयाग या फिर उत्तरकाशी। तो नाचिकेता ताल जो है दोस्तों, यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ठीक है। और इसकी एक ट्रिक भी मैंने बनाई थी दोस्तों, केदानाती नाची डोडी काणा फाँच बया खिला दे भराण, ठीक है। यानी कि कौन सी ताल? केदार ताल उत्तरकाशी में है। केदार ताल कहाँ है दोस्तों? उत्तरकाशी में है। नाचिकेता ताल कहाँ स्थित है? नाचिकेता ताल भी दोस्तों उत्तरकाशी में ही स्थित है। और केदारनाची डोडी ताल भी कहाँ है? उत्तरकाशी में ही स्थित है। काणा ताल कहाँ है? काणा ताल भी उत्तरकाशी में ही है। फाचकंडी ताल भी कहाँ स्थित है दोस्तों? यह भी उत्तरकाशी में ही स्थित है। बयां ताल, कौन सी? बयां ताल भी दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। भराणसर ताल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। भराणसर ताल यह भी कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। रोहिसाणा ताल भी उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। खीड़ा ताल भी उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। लामा ताल भी दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। और देवसाड़ी ताल, कौन सी? देवसाड़ी ताल, यह भी उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। तो ये कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण तालें हैं जो कि आपको याद रखना है। कौन सा? केदारनाथी, नाची, डोडी, काणा, फाँच, बया खिला दे भराण, ठीक है। तो यानी कि नाचिकेता ताल, डोडी ताल, काणा ताल, फाचकंडी, बया ताल, केदार ताल, भराणसर ताल, रोहिसाड़ी ताल हो गया, खीड़ा ताल हो गया, लामा ताल हो गया, देवसाड़ी ताल हो गया, यह सभी ताल हमारे कहाँ? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो नाचिकेता ताल का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल का स्रोत स्थित नहीं है? गर्म जल का स्रोत यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं गर्म कुंड कौन से स्थान पर स्थित नहीं है? बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गौरी कुंड या फिर गंगोत्री। तो कौन से स्थान पे गर्म जल स्रोत यानी कि गर्म कुंड दोस्तों स्थित नहीं है? तो इसमें से गंगोत्री में दोस्तों आपका क्या है? गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है, ठीक है। देखिए, बद्रीनाथ में आपका गर्म जल स्रोत स्थित है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और बद्रीनाथ में कौन सा गर्म जल स्रोत आपका स्थित है? तप्त कुंड और सूर्य कुंड। कौन सा है? तप्त कुंड और सूर्य कुंड, जो कि गर्म जल के 2 प्रमुख स्रोत है। कहाँ है? यह बद्रीनाथ में स्थित है, चमोली जनपद में, ठीक है। यमुनोत्री में आपका कौन सा गर्म जल का स्रोत है? तो यमुनोत्री उत्तरकाशी जनपद में दोस्तों तप्त कुंड और सूर्य कुंड यहाँ पर भी स्थित है। तप्त कुंड और सूर्य कुंड ये भी गर्म जल के स्रोत हैं, ठीक है। गौरी कुंड के बारे में बात करें तो गौरी कुंड दोस्तों खुद ही अपने आप में एक कुंड है, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और यहाँ पर भी दोस्तों हमारे गर्म कुंड पाए जाते हैं, जैसे कि गौरी कुंड में आपने सुना होगा एक भौरी अमोला कुंड, काफ़ी फेमस है। भौरी अमोला कुंड भी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, जो कि गर्म कुंड है। और अग्नि कुंड भी एक गर्म कुंड है, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है। और गौरी कुंड खुद में एक कुंड है, यह भी गर्म जल का स्रोत यानी कि गर्म कुंड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जबकि जो हमारा ये गंगोत्री में है दोस्तों, गंगोत्री में गर्म जल का कुंड नहीं है। गंगोत्री में हमारा क्या है? गंगोत्री जो कुंड हम कहते हैं वह ठंडे जल का कुंड है। ये पॉइंट भी आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखने हैं, ठीक है। गंगोत्री में क्या है? हमारे ठंडे जल के कुंड हैं, जिसमें देखिए ब्रह्मा कुंड है, विष्णु कुंड है, सूर्य कुंड है और गौरी कुंड है। यहाँ पे भी दोस्तों ठंडे जल के कुंड स्थित है। तो प्रश्न पूछा गया है कौन सा गर्म जल का स्रोत नहीं है? तो गंगोत्री नहीं है, ठीक है। गौरी कुंड है, यमुनोत्री भी है, बद्रीनाथ में भी है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों तपोवन, जोशीमठ में जो है तपोवन पड़ता है, ठीक है, चमोली जनपद में। यहाँ पर भी दोस्तों गर्म जल के स्रोत पाए जाते हैं। तप्त कुंड हो गया, सलधार कुंड हो गया और भाप कुंड हो गया, ठीक है। उत्तरकाशी में बात करें तो एक गंगानी कुंड है दोस्तों। गंगानी कुंड भी गर्म जल के कुंड के रूप में फेमस है। और पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में एक मदन कोट कुंड है और एक तप्त कुंड है। यह हमारा गर्म जल के स्रोत के रूप में प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो इतने पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। और कुंड से वैसे एग्जाम में प्रश्न कम पूछे जाते हैं, लेकिन जब भी पूछा जाता है तो डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सा गर्म जल का स्रोत है, कौन सा गर्म जल का स्रोत नहीं है। या प्रश्न पूछ लेगा तप्त कुंड या सूर्य कुंड कहाँ स्थित है, गंगानी कुंड कहाँ स्थित है, भौरी अमोला कुंड कहाँ स्थित है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चलना पड़ेगा और नोट्स बनाते हुए चलिए आप, ठीक है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक जगह नदियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी जगह उसका उद्गम स्थल दिया गया है। भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख से होता है, बिल्कुल सही दोस्तों। भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर स्थित गोमुख नामक स्थान से होता है, जो कि उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। भिलंगना नदी का उद्गम खतलिंग ग्लेशियर से होता है, बिल्कुल सही है, जो कि टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। मंदाकिनी नदी का उद्गम जो है वह केदारनाथ की मद्रांचल पहाड़ी में चौराबाड़ी ताल से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन तो सही हैं। तो कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी रामगंगा जो है इसका उद्गम दोस्तों कालागढ़ से नहीं होता है। पश्चिमी रामगंगा नदी का जो उद्गम होता है वो होता है दूधातोली पर्वत श्रृंखला से। कौन सी पर्वत श्रृंखला से दोस्तों? दूधातोली पर्वत श्रृंखला से आपका क्या होता है? पश्चिमी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्या? पश्चिमी रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? यह दूधातोली पर्वत श्रृंखला से होता है। और इसी पश्चिमी रामगंगा नदी को दोस्तों रथवाहिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी? रथवाहिनी नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है और उसके बाद में पौड़ी के कालागढ़ में जाकर इसका संगम होता है। किसके साथ में दोस्तों? हमारा अलकनंदा नदी के साथ में। ठीक है, मतलब कालागढ़ नामक स्थान पे इसका संगम होता है। और दूधातोली से लेकर कालागढ़ तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? यह है 155 किलोमीटर। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको याद रखना है। पश्चिमी रामगंगा को रथवाहिनी नदी के नाम से भी जानते हैं और ये गंगा की एक सहायक नदी के रूप में भी जानी जाती है, जो कि पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा में फैले दूधातोली पर्वत श्रृंखला के मतलब पूर्वी ढाल से निकलती है। और उसके बाद में एटलीस्ट ये दोस्तों पौड़ी के कालागढ़ नामक स्थान पर जो है राज्य से बाहर निकल जाती है। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों कन्नौज के पास में यह हमारी क्या होती है? गंगा नदी से मिल जाती है। याद रखना है आपको पश्चिमी रामगंगा नदी। ठीक है, याद रखना है रथवाहिनी नदी भी इसे कहा जाता है और गंगा की एक सहायक नदी के रूप में इसे जाना जाता है, जो कि कालागढ़ नामक स्थान से राज्य से बाहर हो जाती है और कन्नौज के पास में फिर ये गंगा नदी में मिलती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी दोस्तों, जैसे कि बिरमा नदी, गागस नदी या गगास नदी और बिनो नदी, यह पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां मानी जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, दूधातोली पर्वत श्रृंखला आपको याद रखना है दोस्तों, जिसे पंचनद के नाम से भी जाना जाता है। और दूधातोली पर्वत श्रृंखला का विस्तार उत्तराखंड के 3 जनपदों में पाया जाता है, अल्मोड़ा, चमोली और अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, इन 3 जनपदों में हमारा दूधातोली पर्वत श्रृंखला का विस्तार पाया जाता है। और दूधातोली पर्वत श्रृंखला को ही पंचनद नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड का पामीर नाम से जाना जाता है। पंचनद नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है। ये 5 नदियाँ कौन कौन सी दोस्तों? पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, बिनो नदी, पश्चिमी रामगंगा नदी और दोस्तों एक और आपकी नदी होती है, वो है आटागाड़ नदी। इन 5 नदियों का उद्गम हमारा दूधातोली पर्वत श्रृंखला से होता है। तो कभी कभी डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछ दिया जाता है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम दूधातोली पर्वत श्रृंखला से नहीं होता है? तो याद रखना है आपको कौन कौन सी नदियाँ हैं? 5 नदियाँ, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, आटागाड़, बिनो और पश्चिमी रामगंगा। इन नदियों का उद्गम हमारा दूधातोली पर्वत श्रृंखला से होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पश्चिमी रामगंगा कालागढ़ में से सुमेलित नहीं है, क्योंकि पश्चिमी रामगंगा नदी का उद्गम होता है दूधातोली पर्वत श्रृंखला से। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, हाड़ी जलप्रपात निम्न में से किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो जलप्रपात यानी कि दोस्तों वाटरफॉल बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हाड़ी जो जलप्रपात है दोस्तों, यह स्थित है देहरादून जनपद में। कहाँ स्थित है? देहरादून जनपद में, मसूरी के पास में दोस्तों हमारा हाड़ी जलप्रपात है। ठीक है, हाड़ी और भट्टा और हाड़ी, ये दोनों जलप्रपात कहाँ स्थित हैं? देहरादून जनपद में, मसूरी के पास में स्थित हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ ही देहरादून में दोस्तों एक चक्राता के पास में जलप्रपात है, टाइगर जलप्रपात भी आपका कहाँ स्थित है? देहरादून जनपद में ही स्थित है। इसी के साथ साथ क्या सहस्त्रधारा जलप्रपात भी हमारा कहाँ स्थित है? देहरादून में ही स्थित है, जो कि अपना गंधक युक्त जल के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। चर्म रोग से में लाभ मिलता है इस सहस्त्रधारा जलप्रपात के जल से, ऐसा कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, हाड़ी जलप्रपात कहें, भट्टा जलप्रपात कहें, टाइगर जलप्रपात कहें या फिर सहस्त्रधारा जलप्रपात कहें, ये कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं जो कि देहरादून जनपद के प्रमुख जलप्रपात हैं। और इसी देहरादून जनपद में दोस्तों मसूरी के पास में ही एक जलप्रपात हमारा आता है, क्या? कैंपटी फॉल जलप्रपात, जो कि उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। सर्वाधिक पर्यटक भी कैंपटी जलप्रपात में ही आते हैं, जो कि मसूरी के पास में स्थित है। लेकिन किस जनपद में आता है? टिहरी गढ़वाल जनपद में हमारा कैंपटी जलप्रपात आता है। देखिए 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, कैंपटी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? तो आंसर आएगा टिहरी गढ़वाल। और प्रश्न आएगा कैंपटी जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? तो मसूरी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर, ये 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए कभी कभी मसूरी के संदर्भ में भी यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। लेकिन याद रखना है, यह देहरादून जनपद में स्थित नहीं है। यह कहाँ से है दोस्तों? यह हमारा
स्थित है टिहरी गढ़वाल जनपद में, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों एक और प्रसिद्ध जलप्रपात है वसुधारा जलप्रपात या वसुंधरा जलप्रपात, जो कि कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है वसुंधरा या वसुधारा जलप्रपात, ठीक है। ऐसे ही याद रखना दोस्तों आपको भेलछड़ा जलप्रपात और बिरथी जलप्रपात, ठीक है। भेलछड़ा जलप्रपात या बिरथी जलप्रपात, ये जलप्रपात कहाँ स्थित है, यह दोस्तों स्थित है आपके कहाँ पे, पिथौरागढ़ जनपद में हमारा यह जलप्रपात स्थित है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आता है कि दोस्तों कार्बेट जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो नैनीताल में स्थित है क्या, कार्बेट जलप्रपात या कार्बेट वाटरफॉल, ठीक है। और ये एक और प्रश्न दोस्तों यहाँ से पूछा है कभी कभी भुरमुनी जलप्रपात, ठीक है। तो भुरमुनी जलप्रपात भी कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। ये प्रमुख जलप्रपात है जो मैंने आपको बताए हैं, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न भी पूछे आते हैं, ठीक है। हाड़ी जलप्रपात हो गया, भट्टा जलप्रपात हो गया, सहस्त्रधारा जलप्रपात हो गया और टाइगर जलप्रपात हो गया, ये देहरादून के प्रमुख जलप्रपात हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, ठीक है। तो अगर शुद्ध रूप से बात की जाए दोस्तों तो कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है या हिमनद है वो है दोस्तों कौन सा, मिलम ग्लेशियर या मिलम हिमनद, ठीक है। मिलम ग्लेशियर या मिलम हिमनद दोस्तों कुमाऊं का शुद्ध रूप से सबसे बड़ा हिमनद है और इस मिलम हिमनद से ही गौरी गंगा नदी का उद्गम होता है, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ, ठीक है। करीब 16 किलोमीटर लंबा ये हिमनद या ग्लेशियर है दोस्तों, ठीक है। और ये लगभग पिथौरागढ़ कहाँ पे स्थित है, किस जनपद में स्थित है, तो कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जनपद में यह स्थित है हमारा मिलम ग्लेशियर या मिलम हिमनद, और यह शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और इस ग्लेशियर से पिंडर नदी की या पिंडारी नदी की सहायक नदियाँ हम कह सकते हैं मिलम नदी और काली की सहायक नदी गौरी गंगा नदी निकलती है, ठीक है। तो मिलम की सहायक मतलब मिलम ग्लेशियर से आप ये कह सकते हैं कि मिलम नदी का भी उद्गम होता है, जो कि पिंडारी की सहायक नदी है, ठीक है, या पिंडर नदी की सहायक नदी है, और काली की एक सहायक नदी है, गौरी गंगा नदी का उद्गम भी हमारा मिलम ग्लेशियर से माना जाता है, ठीक है। और मिलम हिमनद दोस्तों कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और यह शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है। वैसे देखा जाए तो कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा जो हिमनद कहा जाता है वो कहा जाता है पिंडारी ग्लेशियर को, जो कि कहाँ स्थित है, बागेश्वर जनपद में स्थित है। और लेकिन पिंडारी जनपद का जो विस्तार है दोस्तों बागेश्वर जनपद के साथ साथ में चमोली जनपद में भी होता है। और पिंडारी ग्लेशियर जो है यह उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर, पहला ग्लेशियर सबसे लंबा और सबसे चौड़ा या बड़ा ग्लेशियर कौन सा है उत्तराखंड का, वो है गंगोत्री ग्लेशियर, और दूसरा जो है पिंडारी ग्लेशियर है, लेकिन इसका कुछ विस्तार चमोली जनपद में भी पाया जाता है। इसलिए शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद मिलम हिमनद को जाना जाता है, जो कि कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अब पिथौरागढ़ जनपद के कुछ अन्य ग्लेशियरों के बारे में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। मिलम हिमनद के साथ साथ में ही दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है काली ग्लेशियर या काली हिमनद, ये भी पिथौरागढ़ में है। नामिक ग्लेशियर दोस्तों, नामिक ग्लेशियर भी हमारा कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। और पॉन्टिंग ग्लेशियर दोस्तों, पॉन्टिंग ग्लेशियर भी हमारा पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है, जहां से पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है, कहां से, पॉन्टिंग ग्लेशियर से, ठीक है। हीरामणि ग्लेशियर भी दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है, पिनौरा ग्लेशियर भी पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है, और रालम ग्लेशियर भी हमारा पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। ये कुछ प्रमुख ग्लेशियर है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, कौन से, मिलम ग्लेशियर हो गया और काली ग्लेशियर हो गया, नामिक ग्लेशियर हो गया, पॉन्टिंग ग्लेशियर हो गया, हीरामणि ग्लेशियर हो गया, बाकी पिनौरा ग्लेशियर हो गया और मिलम और एक रालम ग्लेशियर हो गया। ये हमारे पिथौरागढ़ जनपद के कुछ प्रमुख हमारे ग्लेशियर हैं, ठीक है। बाकी पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर जनपद में स्थित है, सुंदरढूंगा ग्लेशियर भी बागेश्वर जनपद में स्थित है, और खतलिंग ग्लेशियर दोस्तों हमारा कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, 6 कोनों वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है। तो डोडी ताल मैंने आपको बताया केदार, नाची, डोडी, काणा, फांच, भैया खिलादे, भराण, सभी बता रखा है मैंने आपको। यह डोडी ताल कहाँ स्थित है दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद में हमारा डोडी ताल स्थित है और काफ़ी प्रसिद्ध दोस्तों ये ताल है। और यहीं से कौन सी नदी का उद्गम होता है दोस्तों, तो असी गंगा नदी का उद्गम होता है यहाँ से, कहाँ से, डोडी ताल से, ठीक है। और यह ताल काफ़ी आकर्षक ताल के रूप में जाना जाता है और 6 कोनों वाले ताल के रूप में या षटकोणी ताल के रूप में इस डोडी ताल को जाना जाता है। और सुंदर मछलियों या द्राउड मछलियों के लिए यह प्रसिद्ध ताल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और भागीरथी नदी की सहायक नदी असो नदी या असी गंगा नदी का उद्गम यहाँ से माना जाता है, ठीक है। और इसके चारों ओर बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष भी हैं, इस कारण ये ताल दोस्तों काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसी ताल के पास में दोस्तों एक बिना जल वाला ताल या काणा ताल या अंधा ताल भी स्थित है डोडी ताल के पास में, ठीक है। तो केदार ताल मैंने आपको बताया था, सरताल बताया था, रोहिसाणा ताल बताया था, भराणसाण ताल बताया था, फाचकंडी बया ताल बताया था, खीरा ताल बताया था, और जो आपका ये सभी ताल है हमारे कहाँ स्थित है, नाचिकेता ताल हो गया, यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ठीक है। अब दोस्तों एक और प्रश्न मैं आपसे होमवर्क के लिए पूछ रहा हूँ, उत्तराखंड का मानसरोवर किस ताल को कहा जाता है। उत्तराखंड का मानसरोवर किस ताल को कहा जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा नौकुचिया ताल किस जिले में स्थित है। तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल या कहें या दोस्तों उत्तराखंड का सबसे गहरा ताल कौन सा है, नौकुचिया ताल। यह है हमारा नैनीताल जनपद में स्थित है क्या, नौकुचिया ताल। और नैनीताल कोई झीलों की नगरी या सरोवर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है कहाँ पे, मिलम हिमनद,
पॉन्टिंग हिमनद, सतोपंथ हिमनद या फिर बंदरपोच हिमनद। तो अलकनंदा नदी के बारे में भी दोस्तों मैं आपको विस्तृत रूप से बता चुका था। अलकनंदा नदी का उद्गम होता है दोस्तों चमोली जनपद में स्थित सतोपंथ ग्लेशियर के पास में स्थित अलकापुरी बांक के पास में स्थित सतोपंथ शिखर के पास में ही स्थित है क्या, एक सतोपंथ ताल जिसे क्षीर सागर के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। तो आंसर हो जाएगा क्या, सतोपंथ हिमनद से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। इसको प्राचीन समय में दोस्तों विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है, अलकापुरी नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, चमोली जनपद में स्थित सतोपंथ हिमनद के अलकापुरी बांक के पास में स्थित सतोपंथ ताल नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। और वहाँ से निकलते हुए देवप्रयाग तक, सतोपंथ से देवप्रयाग तक इसकी लंबाई कितनी है, 195 किलोमीटर है। ठीक है, और फिर देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, यहीं से आगे इसे दोस्तों क्या, गंगा नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अलकनंदा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, सरस्वती नदी हो गया, ऋषि गंगा नदी हो गया, पश्चिमी धौली गंगा नदी हो गया, बिरथी नदी हो गया, नवालिका नदी हो गया, लक्ष्मण गंगा नदी हो गया, बाकी आपका नंदाकिनी नदी हो गया, पिंडर नदी हो गया, मंदाकिनी नदी हो गया। यह हमारी कुछ अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। तो अलकनंदा नदी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। और राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी भी कौन सी है, अलकनंदा नदी ही है। सबसे लंबी नदी तो दोस्तों कौन सी है, आपकी काली नदी है, लेकिन सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है, वह अलकनंदा नदी है, जो कि सतोपंथ ग्लेशियर के अलकापुरी बांक नामक स्थान से निकलती है। इसे विष्णु गंगा नाम से भी जाना जाता है और इसकी कुल लंबाई है 195 किलोमीटर दोस्तों। और अलकनंदा की कुछ सहायक नदियां हैं, देखिए अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम कहाँ पे होता है, केशव प्रयाग में होता है दोस्तों। सरस्वती भी क्या है, अलकनंदा की ही एक प्रमुख सहायक नदी है। और इस सरस्वती नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है, यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सरस्वती नदी के उद्गम स्थल के रूप में दोस्तों किस स्थान को जाना जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सरस्वती नदी दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कामेट चोटी के पास में स्थित देवताल से यह निकलती है। ठीक है, देवताल कहाँ स्थित है, यह चमोली जनपद में स्थित है। और देवताल से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, जो कामेट पर्वत चोटी के रत्नाकोण ग्लेशियर के पार्ट के रूप में भी जाना जाता है। देवताल यानी कि रत्नाकोण ग्लेशियर के तलहटी बने देवताल स्थित है, जहाँ से हमारा सरस्वती नदी का उद्गम होता है। और केशव प्रयाग में अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है। लेकिन दोस्तों केशव प्रयाग पंचप्रयाग में शामिल नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। और माणा के पास में हमारा केशव प्रयाग में अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है। उसके बाद में दोस्तों आपका है विष्णु प्रयाग पंचप्रयागों में पहले प्रयाग के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा या अलकनंदा और विष्णु गंगा नदी का संगम होता है। विष्णु प्रयाग के बाद में आता है नंद प्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है, ये भी चमोली में स्थित है। नंद प्रयाग के बाद में आता है दोस्तों कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर या अलकनंदा और कर्णगंगा नदी का संगम होता है, ये भी चमोली जनपद में स्थित है। उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है, यह रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और उसके बाद आता है पंचप्रयागों में अंतिम प्रयाग देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है, यहीं से आगे इसे गंगा नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, मैंने आपको बता दिया दोस्तों। पंचप्रयागों में एक नदी जो कॉमन रहती है कौन सी है, हमारी अलकनंदा नदी है। ठीक है, अलकनंदा नदी की कुछ सहायक नदियां हो गया, ठीक है, बिरही गंगा नदी हो गया, बिरती नदी हो गया, और ऋषि गंगा नदी हो गया, बाकी लक्ष्मण गंगा नदी हो गया, पुष्पावती नदी हो गया। यह सभी हमारा अलकनंदा में मतलब कहीं ना कहीं छोटे बड़े रूप में मिलती हैं। ठीक है, और लक्ष्मण गंगा हो गया, पुष्पावती नदी हो गया, ये भी अलकनंदा नदी की सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। बाकी देखिए मीलम हिमनद से मैंने आपको बताया था गौरी गंगा नदी का उद्गम होता है और मीलम नदी का उद्गम होता है। ठीक है, बाकी दोस्तों पोंटिंग हिमनद से आपका जो है पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। बंदरपूंछ हिमनद से दोस्तों आपका कौन सी नदी का, वो ये होता है आपका यमुनोत्री नदी का उद्गम हमारा क्या होता है, बंदरपूंछ हिमनद से माना जाता है। वैसे बंदरपूंछ हिमनद तो हम कहते नहीं है, यमुनोत्री कांठा के बंदरपूंछ पर्वत के पास से यमुना नदी का उद्गम माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा क्या, सतोपंथ हिमनद। अगला प्रश्न दोस्तों है कि निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है। देखिए यमुना की सहायक नदी नहीं है पूछा गया है। तो यमुना की सहायक नदी देखिए टॉस, गिरी, आसन या फिर सौंग। तो दोस्तों सौंग यहाँ पर क्या है, यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो सौंग किसकी सहायक नदी है, सौंग दोस्तों गंगा की सहायक नदी है। बहुत बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि सौंग किसकी सहायक नदी है। तो सौंग दोस्तों हमारी गंगा की सहायक नदी है, जो कि रायवाला के पास में गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, और गंगा नदी तंत्र दोस्तों जिसे अलकनंदा भागीरथी नदी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है, यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा नदी तंत्र है और मध्यवर्ती नदी तंत्र है। उत्तराखंड का सबसे, अगर दोस्तों पूछा जाए कि सबसे पश्चिमी नदी तंत्र कौन सा है, वो है यमुना नदी तंत्र। उत्तराखंड का मध्यवर्ती नदी तंत्र कौन सा है, वो है गंगा नदी तंत्र, जिसे अलकनंदा भागीरथी नदी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तराखंड का सबसे पूर्वी नदी तंत्र कौन सा है, वो है दोस्तों आपका सबसे पूर्वी नदी तंत्र है आपका काली नदी तंत्र। ठीक है, तो यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है दोस्तों, सौंग नदी नहीं है। और सौंग नदी दोस्तों दून घाटी की एक प्रमुख नदी के रूप में भी जानी जाती है। और सौंग की ही कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे कि सिसवा, बाल्दी, विद्यातना, रॉ, ये सौंग की कुछ सहायक नदियां हैं दोस्तों। और ये सौंग नदी निकलती कहाँ से है, तो ये सौंग नदी भी दोस्तों देहरादून के पास में ही मतलब देहरादून के पास से ये निकलती है, मतलब देहरादून के आसपास से ये कहीं सौंग नदी का उद्गम
माना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखना है। अब देखिए टॉन्स नदी का उद्गम यमुना की सहायक नदी है, गिरी भी है और आसन भी है। तो यमुना नदी के बारे में थोड़ा सा दोस्तों बता देता हूँ आपको। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यमुना नदी का उद्गम होता है दोस्तों यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपोच पर्वत के पास से दोस्तों हमारा यमुना नदी का उद्गम मुख्यतः माना जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि यमुना नदी उत्तरकाशी जनपद के बंदरपोच पर्वत के पास में स्थित यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है, या कहीं कहीं आप डायरेक्टली बंदरपूछ हिमनद कहें या यमुनोत्री हिमनद कहें, वहाँ से यह हमारी यमुना नदी निकलती है। और यमुना नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं जिसमें कि है टॉन्स, गिरी, आसन और बाकी आपका कृष्णागाड़, बनाड़गाड़, हनुमानगंगा, खतनुगाड़, बरनीगाड़, भद्रीगाड़, मुगरागाड़, गडोलीगाड़। और दोस्तों यमुना नदी जो है यह हमारा उत्तराखंड के महान हिमालय से निकलने वाली नदियों के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों टॉन्स नदी, ठीक है। टॉन्स नदी यमुना की सबसे सहायक नदी मानी जाती है, ठीक है। और यमुना की ही एक सहायक नदी है दोस्तों क्या? कमल नदी। कमल नदी को पुरौला घाटी के वरदान के रूप में भी जाना जाता है। तो कमल नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की ही सहायक नदी है। और पुरौला घाटी के दोस्तों वरदान के रूप में इस कमल नदी को जाना जाता है। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वो है टॉन्स नदी दोस्तों, जो कि कालसी के पास में यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है। कालसी के पास में यह यमुना से मिलती है, ठीक है। आसन नदी भी दोस्तों यमुना की एक सहायक नदी है जो कि देहरादून के पास में मिलती है। और जो यमुना नदी है वह राज्य से बाहर हो जाती है देहरादून के धौलीपुर नामक स्थान से, ठीक है। वहाँ से हिमाचल प्रदेश बॉर्डर बनाते हुए आपका बहती है। और पुराणों में यमुना को सूर्यपुत्री, यम की बहन और कृष्ण की पटरानी कहकर संबोधित किया गया है। और यमुना नदी को दोस्तों कालिंदी नदी भी कहते हैं। क्या? कालिंदी नदी भी यमुना नदी को ही कहते हैं। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखना है। बाकी टॉन्स, गिरी और आसन ये हमारे यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अब टॉन्स नदी का उद्गम पूछा जाए तो आप डायरेक्टली देखते हैं कि रूपिन, सुपिन, हिमनद से हमारा क्या होता है? टॉन्स नदी का उद्गम होता है। वैसे रूपिन और सुपिन नदियाँ दोनों अलग अलग स्थानों से निकलती है और जिस स्थान पर वह मिलती है वहाँ से आगे से टॉन्स नदी के नाम से जाना जाता है। तो डायरेक्टली रूपिन, सुपिन, हिमनद से टॉन्स नदी का संगम उद्गम होता है। और डाक पत्थर नामक स्थान पर दोस्तों यह हमारा टॉन्स नदी कालसी के पास में जो है वह यमुना नदी से मिल जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और टॉन्स नदी की लंबाई कितनी है? 148 किलोमीटर है। और यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 136 किलोमीटर है। तो टॉन्स नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में भी जानी जाती है। जो कि टॉन्स नदी की जो एक सहायक नदी है वह है सुपिन नदी, वह बंदरपूछ पर्वत के स्वर्गारोहणी हिमनद से निकलती है। और जो दूसरी नदी है रूपिन नदी, वह हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और बाद में यह रूपिन और सुपिन नदी के मिलने से ही हमारा क्या होता है? हमारा टॉन्स नदी बनती है। और टॉन्स नदी जो है वह उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी की नदी है, यानी कि सर्वाधिक वन जो है वो टॉन्स नदी के किनारे ही पाए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाने वाली नदी भी कौन सी है? टॉन्स नदी ही है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। आसन बैराज आसन नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? तो अश्वखुर के समान है दोस्तों किसकी? 7 ताल की आकृति, जो हमारी 7 ताल है दोस्तों, ठीक है। 7 ताल झील जो है वह नैनीताल जनपद में स्थित है और इसकी आकृति दोस्तों हमारा क्या? अश्वखुर के समान पाई जाती है, ठीक है। नैनीताल से करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है दोस्तों। और यह कुमाऊं की सबसे रमणीक झील के रूप में जानी जाती है। पहले यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि 7 झीलों का यह समूह जो था जिसे 7 ताल नाम से जाना जाता है। 7 झीलों में जैसे कि नल दमयंती ताल हो गया, गरुड़ ताल हो गया, पन्ना ताल हो गया, पूर्ण ताल हो गया, लक्ष्मण ताल हो गया, राम ताल हो गया, सीता ताल हो गया। इन 7 तालों के समूह को 7 ताल कहा जाता है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में इसमें कुछ हमारे ताल सूख चुके हैं और ये 7 ताल एक दूसरे से जल धाराओं के द्वारा आपस में जुड़े हुए थे। इस कारण दोस्तों 7 ताल एक काफ़ी प्रसिद्ध ताल के रूप में जाना जाता है और इसे अश्वखुर के समान आकृति के ताल के रूप में जाना जाता है। किसको? 7 ताल को। अब देखिए अश्वखुर देख के बहुत सारे लोग ना खुरपा ताल कर देंगे, लेकिन नहीं, खुरपा ताल का कॉन्सेप्ट है। खुरपा ताल में आपको डायरेक्टली याद रखना है कि खुर के समान आकृति वाला ताल है खुरपा ताल, और अश्वखुर के समान आकृति वाला ताल कौन सा है दोस्तों? 7 ताल है। और इसी 7 ताल से दोस्तों हमारा वलियागाड़ नदी का उद्गम होता है। और वलियागाड़ नदी किसकी सहायक नदी है? गौला नदी की यह सहायक नदी है, ठीक है। और इस ताल के बारे में ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि इसी ताल के मध्य में जो हमारी नल दमयंती ताल है वहाँ से मछली पकड़ना अवैध है, ठीक है। बाकी खुरपा ताल खुर के समान आकृति वाला ताल है खुरपा ताल, जो कि नैनीताल जनपद में ही स्थित है। और इसके चारों ओर सीढ़ी नुमा खेत हैं और जानवर के खुर के समान आकृति होने के कारण इस ताल को खुरपा ताल नाम से जाना जाता है, जो कि हमारा नैनीताल जनपद में ही स्थित है, ठीक है। गिरी ताल कहाँ है? उधमसिंह नगर जनपद में स्थित है। भीम ताल कहाँ है? जो कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है, नैनीताल जनपद में स्थित है। और गिरी ताल कहाँ है? उधमसिंह नगर जनपद में स्थित है, काशीपुर के पास में, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी सरयू की सहायक नदी नहीं है? तो सरयू नदी के बारे में दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ। बागेश्वर जनपद स्थित सरमोल झंडी नामक स्थान से सरयू नदी
निकलती है और पंचेश्वर में काली नदी से मिल जाती है। काली की एक प्रमुख सहायक नदी है। अब देखिए प्रश्न पूछा गया कि कौन सी सरयू की सहायक नदी नहीं है, गोमती, पनार, पूर्वी रामगंगा या फिर लदिया। तो देखिए सरयू और गोमती का संगम बागेश्वर में होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। सरयू और पनार नदी का संगम जो होता है वो काकड़ी घाट नामक स्थान में होता है। सरयू और पूर्वी रामगंगा नदी का जो संगम होता है वह रामेश्वर तीर्थ नामक स्थान पर होता है। तो लदिया नदी हमारी क्या है, सरयू की सहायक नदी नहीं है। तो लदिया किसकी सहायक नदी है दोस्तों, लदिया हमारा काली नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। किसकी, काली नदी की सहायक नदी के रूप में दोस्तों हमारा लदिया नदी को जाना जाता है, ठीक है। और यह उत्तराखंड की अंतिम नदी के रूप में भी जानी जाती है, जो कि चूका चंपावत के पास में दोस्तों हमारी काली नदी से मिल जाती है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। और यह वही मतलब चंपावत जनपद के आसपास से कहीं निकलती है लदिया नदी, ठीक है। मतलब मुख्यतः आप नहीं, लदिया नदी जो है दोस्तों वह आपका अल्मोड़ा से निकलती है, ठीक है। अल्मोड़ा में एक आता है ये एक गजार नामक स्थान है, ठीक है। गजार खना ग्लेशियर भी कभी कभी उसे कहते हैं, ठीक है। तो गजार नामक स्थान से हमारा लदिया नदी निकलती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगला प्रश्न है, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों सरयू और गोमती नदी के संगम स्थल पर स्थित है क्या हमारा बागेश्वर। बागेश्वर में स्थित है क्या, बागनाथ धाम, बागनाथ मंदिर बागेश्वर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1602 में लक्ष्मी चंद के द्वारा की गई थी, ठीक है। और बागनाथ धाम पर ही सरयू और गोमती नदी का संगम होता है, जिसमें से सरयू नदी का उद्गम आपका माना जाता है सरमूल झंडी नामक स्थान से, जो कि बागेश्वर जनपद में स्थित है। और वहीं दोस्तों आपका जो गोमती नदी है, गोमती नदी का उद्गम माना जाता है दोस्तों कहाँ से, डेबरा श्रेणी से। बागेश्वर के पास में स्थित डेबरा श्रेणी से हमारा गोमती नदी का उद्गम माना जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, दोनों का संगम कहाँ पे होता है, सरयू गोमती का संगम बागेश्वर में होता है। अगला प्रश्न है, बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है। तो बैजनाथ धाम भी दोस्तों बागेश्वर में ही स्थित है, और ललित पुत्र भूदेव के द्वारा बैजनाथ धाम की स्थापना की गई थी, जो किस नदी के किनारे पर तट पर स्थित है। तो गोमती नदी के तट पर यह हमारा बैजनाथ धाम दोस्तों स्थित है, ठीक है। गोमती नदी का उद्गम मैंने आपको बताया था बागेश्वर जनपद के स्थित डेबरा क्वार श्रेणी से गोमती नदी का उद्गम माना जाता है, डेबरा क्वार श्रेणी से, ठीक है। अब देखिए गोमती नदी के उद्गम के बारे में दोस्तों कभी कभी आप एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है गोवनखना ग्लेशियर करके, ठीक है। तो आप दोनों ही याद रख सकते हैं, गोवनखना ग्लेशियर या फिर आपका डेबरा श्रेणी, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ से मतलब क्या होता है, मुख्यतः हमारा गोमती नदी का उद्गम माना जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और बैजनाथ धाम गोमती नदी के किनारे ही स्थित है, जो कि हमारा जो कत्यूर घाटी है ना दोस्तों, उसी में स्थित है यह बैजनाथ धाम। अगला प्रश्न है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। तो गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था दोस्तों कब, 2008 में, और डेट थी 4 नवंबर 2008। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। गंगा अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम के बाद में गंगा बनती है कहाँ से, देवप्रयाग से, ठीक है। और डायरेक्टली पूछा जाएगा आपसे गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो गंगा नदी का उद्गम माना जाता है दोस्तों कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर स्थित गोमुख नामक स्थान से, ठीक है, जहाँ से भागीरथी का माना जाता है। और दोस्तों आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ठंडे जल कुंडों में कौन सा सुमेलित नहीं है। देवकुंड उत्तरकाशी में, बिल्कुल सही है दोस्तों। देवी कुंड बागेश्वर में स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। नंदी कुंड रुद्रप्रयाग में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है। नंदा कुंड टिहरी में स्थित नहीं है। नंदा कुंड कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है नंदा कुंड। तो कौन सा ठंडा जल कुंड सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं होगा। ये देवकुंड हो गया, देवी कुंड हो गया, नंदी कुंड हो गया, ये आपके सभी ठंडे कुंड है। और आज के दोस्तों आपके होमवर्क के क्वेश्चन है ये 3, निम्नलिखित गर्म कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है। सूर्य कुंड यमुनोत्री, तप्तकुंड बद्रीनाथ, गंगानी उत्तरकाशी और भावकुंड रुद्रप्रयाग। किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। सरवदी ताल, बेनी ताल, होमकुंड, हेमकुंड या रूपकुंड। किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है, हेमकुंड, होमकुंड, रूपकुंड या फिर रूपकुंड, ठीक है। और ये सारे प्रश्नों के आंसर मैं आपको लगभग बता ही चुका हूँ इससे पहले के जो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया है उन सब में। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट के बैच से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप हमारे प्रैक्टिस सेट के बैचेस से जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके, वहाँ पर आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी दोस्तों। और हमारी उत्तराखंड की एक स्पेशली टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो। हिंदी की भी दोस्तों हमारी एक स्पेशली वहाँ पर टॉपिक वाइज सीरीज है, वह भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।